ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। CSR शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिमाग में भर चुका है, आगे बस नाम आ गया कॉर्पोरेट। क्या आ गया? और कॉर्पोरेट का मतलब बिजनेस ही होता है, बिजनेस की बात चल रही है। ओके, आगे इस पे भी आएगा शॉर्ट नोट CSR के ऊपर 5 मार्क का, तो आप पेपर में पूरा लिख के आएंगे क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, corporate social responsibility is not a new concept in India. However, the Ministry of Corporate Affairs, Government of India has recently notified the Section 135. याद कर लेना, Section 135 of the Companies Act 2013, along with companies' corporate social responsibility policies. Rule 2014 and other notification related to thereto which makes it mandatory from 15th April 2014 for certain companies who fulfill the criteria as mentioned under section 135 to comply with the provision relevant to the CSR। आया कैसे, कब आया, किसने लाया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। समझने वाली चीजें नहीं है, याद करने वाली चीज है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए CSR किसने लाया, तो मिनिस्ट्री ऑफ, याद हो गया, इन्होंने लाया। ठीक है, अच्छा कौन से सेक्शन में CSR की बात की जाती है? 135 के। सर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये 11 कर देगा, 12 का घुमाने के लिए 13 याद करके जाना। ओके, उसके बाद क्या बोला है CSR क्या, इसके बारे में बताया गया है CSR के रूल्स। क्या बताया गया? CSR के रूल्स यहाँ पे लिखे गए सेक्शन 135 में। 2014 and other notification related to that to which makes it mandatory from 15 अप्रैल 2014। लिखे कब गए पता है आपको? 2013 में। और अप्लाई और कंपलसरी कब किए गए पता है? समझ में आ गया? 2 डेट होती है, एक होता है डेट ऑफ लॉन्च। डेट ऑफ लॉन्च का मतलब आज से सब पे GST लागू। GST आया ना 2014 में आया, 17 में आया, लागू होगा। 14 में आया, 17 में आया, पहले से आया, बहुत पहले से आया, जब उन पैदा भी नहीं हुए थे, लागू हुआ 17 में। समझ में आया? तो ये हो गया डेट ऑफ 2013, जब सेक्शन 135 बनाया गया। और अप्लाई कब किया गया? पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में जब क्वेश्चन आएगा तो डेट और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के मार्क कर लेना। ये कौन सा डेट पूछ रहा है कि जिस दिन बनाया गया, लिखा गया वो डेट, या जिस दिन लॉन्च किया गया वो डेट, दोनों में फर्क है। ओके, इतना याद कर लेंगे आप लोग। समझने वाली चीज नहीं है, याद करने वाली चीज है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी को बोला गया आपको CSR फॉलो करना है। मैंने बोला डेवलप कंट्री फॉलो करती है बिजनेस एथिक्स, नॉन डेवलप फॉलो भी नहीं करता है। तो कौन फॉलो करेगा? कौन फॉलो करेगा? हु फुलफिल द क्राइटेरिया एज मेंशन अंडर। हाँ, मैंने क्लास का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया कि अगर आपको क्लास में 50% फीस फ्री मिलेगी तो सब उठ के आ गए, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। बेटा जरा, क्लास का मेरा सेक्शन है, इसमें लिखा गया है कि तेरा परसेंटेज 90% अबव होना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो सेक्शन 135 पढ़ा, आपको लग रहा है कि मुझे CSR फॉलो करना है, मैं उसके अंदर फुलफिल कर रहा हूं, तो आपको फॉलो करना, अदर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? ओके, उसके बाद मीनिंग। मीनिंग क्या होता है CSR का? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल एम्स टू कंट्रीब्यूट, उठ के बैठ रहे, टू सोशल goals or support volunteering or ethically oriented practice. It makes a company social responsible and accountable. This accountability towards itself, its stakeholder, public in general, etc. By practicing social responsibility, company can be conscious about economic, सोशल एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। याद रहेगा कोई चीज, ये मीनिंग बहुत इजी है। तो अगर आपको वो डेट्स वगैरह याद है वो तो ओन से लिख देना कि सेक्शन 135 में लिखा गया है। फिर किसने बनाया अफेयर, कौन सा अफेयर था वो? मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, कंपनीज एक्ट 2013 में उसको लिखा गया सेक्शन 135 में। और अप्लाई कब किया गया? 15 अप्रैल 2014 में। कौन कर सकता है? जो फुलफिल करेगा सेक्शन 135 को। ठीक है, उसके बाद मीनिंग ये सेम चीज कॉपी कर लेना, इजी है। ओके, उसके बाद आता है डेफिनेशन। तो हम लोग वर्ड टू वर्ड नहीं लिख सकते, तो इसमें से कोई एक डेफिनेशन आप पढ़ लेना और उसको याद कर लेना। फुल फॉर्म दो, यूनिट और ईसो। यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी इधर लिखा गया है कि इसके हिसाब से CSR का क्या मतलब? ईसो, ईसो
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके हिसाब से सीएसआर का क्या मतलब मेरे और आपके हिसाब से है, तो इसको याद कर लेंगे और पेपर में सेम टू सेम लिख के आएंगे। आगे बढ़े, उसके बाद क्या दिया हुआ है, अभी देखो स्कोप में एबीसी करके दिया, पॉइंट 1 2 3 करके नहीं दिया, तो ध्यान देना। ए में बोला है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर, यानी एप्लीकेशन कब आया। सेकंड बी में बोला है सीएसआर कमेटी के बारे में बताओ। सी सीएसआर एक्टिविटीज के बारे में बताओ। अलोकेशन ऑफ फंड्स के बारे में बताओ। नॉन कंप्लायंस ऑफ सीएसआर एक्टिविटी के बारे में बताओ, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 स्कोप के अंदर जब लिखोगे आप सीएसआर का, तो पॉइंट नंबर 1 नहीं, पॉइंट नंबर ए लिखना। क्या लिखना, पॉइंट नंबर ए में बताया गया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर, जो मीनिंग में भी हमने पढ़ा कि इसको अप्लाई कौन करेगा, कैसे किया जाएगा। द कंपनी हैविंग नेट वर्थ, द कंपनी हैविंग नेट वर्थ रुपीज 500 करोड़ और मोर टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़। 3 कंडीशन है, कितनी है, तीनों कंपलसरी नहीं है, या तो नेट बंद है, बंद करना, चालू रख देना। अच्छा एक्चुअली वो वीडियो के लिए हो रहा है, बहस नहीं रहे, एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ो, गलती किसी की भी नहीं, जबरदस्ती लड़ रहे। ठीक है, एज पर मेजोरिटी मैं एसी चालू कर रहा हूँ और पंखा बंद कर रहा हूँ। गर्म तो हो रहा है मेरे हिसाब से, हल्का हल्का। जब एसी ज्यादा कूल हो जाएगी तो वो बंद कर दूंगा, ठीक है, मुझे बोल देना, वीडियो खराब कर दूंगा मेरा। द कंपनी इज हैविंग नेटवर्थ रुपीज 500 करोड़। अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ, किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रॉस वर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ, 500 से ज्यादा है तो उसको किसमें आना पड़ेगा, सीएसआर, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। या फिर अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, उसको कौन सी जिम्मेदारी निभाना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट, फायदा 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको क्या निभानी पड़ेगी, याद रहेगा। नेटवर्थ की क्या लिमिट है, 500 करोड़। टर्नओवर की क्या लिमिट है, 1000 करोड़। प्रॉफिट क्या लिमिट है, अगर नेटवर्थ 400 है तो क्या सीएसआर में आएगा, नहीं आएगा। अगर मेरा टर्नओवर 900 है तो आएगा क्या। अगर मेरा प्रॉफिट 4.9 है, 4 करोड़ 90 लाख, तो आएगा क्या, कितना होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। अगर इतना है फिर आप नहीं कर रहे हो, मतलब आप बिजनेस एथिक्स पे नहीं हो, बात समझ में आ रही है। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन का पहला पॉइंट समझा क्या। नेक्स्ट पॉइंट इज the board report shall disclose the composition of the CSR committee। आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। क्या करना है सर, डिस्क्लोज क्या करना है, रिपोर्ट, रिपोर्ट ही है ना, रिपोर्ट डिस्क्लोज करना है। कौन सी रिपोर्ट को डिस्क्लोज करना है, उसके अंदर क्या दिखाना है सर, उस रिपोर्ट के अंदर क्या दिखाना है, कमेटी मेंबर होते हैं ना, आपकी कंपनी जब सीएसआर करेगी तो कुछ लोगों को, बड़े लोगों को उसका राइट्स देगी कि आपको सीएसआर कंपनी के लिए चलाना है, कंपनी पे ध्यान रखना है, वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो कमेटी मेंबर होते हैं, कौन होते हैं, तो आपके सीएसआर मेंबर कौन है वो रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको सीएसआर का एप्लीकेशन मिलता है। तो बोर्ड को क्या दिखाना है, रिपोर्ट तैयार करना है, किसके बारे में, कमेटी मेंबर के बारे में, जो क्या करती है, सीएसआर करती है। पॉइंट नंबर 3, ऑल कंपनी शाल स्पेंड in every financial year, what is the financial year, account से बच्चों 1st April to 31st March, it's our financial year, okay, at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year in pursuance of its corporate social responsibility। सर अगर आपको समाज की खिदमत करना है तो क्या लगेगा, पैसा लगेगा। सर पैसा कहां से आएगा, उसके बारे में बोला, कंपनी कौन से पैसे से समाज की खिदमत करेगा, कौन से पैसे से करेगा, पहले तो बता दिया कितना करना है, आपकी जो भी कमाई है उसका कितना। सर कौन सी कमाई की बात कर रहा है वो, एवरेज की, किसकी बात कर रहे हैं सर, किसका एवरेज, सर 1 साल का एवरेज, 2 साल का एवरेज या 3 साल का एवरेज, समझ में आ गया। यानी आपने पहले साल कमाया 10 लाख रुपया, कितना कमाया, प्लस अगले साल आपने कमाया 20 लाख रुपया, प्लस फिर आपने कमाया 5 लाख रुपया, कितना हो गया,
जो भी हुआ 35 आई थिंक कितना हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल। अभी मैथ्स के बच्चों को समझेगा, डिवाइड भी किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आया है, जो भी आपका आंसर आया है उसका 2%। बात समझ में आया, इसका 2% नहीं, इसका 2% नहीं, इसका 2% नहीं, तीनों का क्या निकाला जाएगा, डिवाइड बाय 3 करके, और फिर उसका क्या निकालेंगे 2% और गरीबों पे दान करते हैं। बिजनेस है, समझ में आ गया। ओके, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना। 3 पॉइंट्स हो गए। पहले पॉइंट में एप्लीकेशन में क्या दिखाया गया कि भाई टर्नओवर कितना होगा तो लगेगा। दूसरे में क्या दिखाना है, रिपोर्ट तैयार करना है मेंबर्स की, कमेटी मेंबर्स की। और तीसरे में हमने क्या देखा कि भाई कितना % आपको देना है सर्विस के लिए, दैट इज 2% ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज, 2% ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज, 2% ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज। समझ में आ गया। अभी क्या चल रहा है 2024-25 क्या चल रहा है, तो ये मेरा करंट ईयर है। तो पुराना क्या हुआ 23-24, 22-23, 21-22, तो वो 3 साल में आपने जो कमाया उसका एवरेज निकाल के कितना दे दो, 2% निकाल के दे दो। बात समझ में आ गई। कितने पॉइंट्स हो गए, 3। चौथा पॉइंट क्या है, द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट इन इट्स बोर्ड्स रिपोर्ट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑन CSR कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर। यानी आपने CSR को अगर देखा नहीं, रिपोर्ट कैसी होती है तो वो दिखा रहे कैसी होती है। जब आप रिपोर्ट तैयार करते हो, जैसे कि हम लोग लेटर लिखते हैं तो उसमें सिखाया जाता है, एक तरफ जो लिख रहा है राइटर उसका एड्रेस होता है, जिसको लिख रहा है उसका एड्रेस होता है, किस बिहाफ पे लिख रहा है, किस वजह से लिख रहा है, सब्जेक्ट्स लिखा जाता है, फिर पैराग्राफ सेट किए जाते हैं, नीचे सिग्नेचर आता है। तो लेटर का तो फॉर्मेट है ना, वैसे CSR की रिपोर्ट का भी फॉर्मेट होता है। क्या होता है, तो फॉर्मेट आपको याद करना है। ऑब्जेक्टिव्स में इसमें से बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये अपने आप में एक शॉर्ट नोट भी है अगर मैं देखूँ तो। चलो देखते कंटेंट, CSR कैसा दिखता है। सबसे पहले अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द कंपनी CSR पॉलिसी इंक्लूड ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट। यानी इसके अंदर हमें क्या दिखाना है, जो भी काम आप करने वाले हो देश के लिए, देश के लोगों के लिए, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है या प्रोग्राम के बारे में बताना है। टू बी अंडरटेकन एंड रेफरेंस टू वेबलिंग टू CSR पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम। यानी कंपनी को चाहिए कि तुम समाज के लिए क्या करने वाले हो उस रिपोर्ट में बता दो, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो। सेकेंड चीज क्या बताना है, कंपोजिशन ऑफ दी CSR। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेंबर्स के बिना CSR चल नहीं सकता है, आपको किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, तो कौन मेंबर है वो भी लिखना पड़ेगा, CSR के कमिटीज के बारे में। थर्ड, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर लास्ट। देखो गवर्नमेंट बड़ी चालाक है कि आपने 3 साल के प्रॉफिट पे 2% क्या निकाला आपको पता है ना। कंपनी क्या बोल रही, तेरे 3 साल के प्रॉफिट पहले दिखा CSR में लिख के कितना है, फिर जो तू 2% दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत हमें मालूम पड़ेगा। तो आपको कंटेंट में लिखना है कि आपका एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर कितना है। तो कंटेंट में 3 चीजें आ गई। चौथी चीज क्या लिखेंगे, आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना खर्चा किया या उसको करते हुए कितना खर्चा हुआ। उसके बाद डिटेल्स ऑफ मनी स्पेंड ऑन CSR ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सर आपने खर्चा दिखा दिया, हो सकता है आपने उसमें कुछ झूठ लिखा हो, तो उसके बाद आपको क्या दिखाना है, हर खर्चे का रीजन, हर खर्चे का। अगर आपको 1 लाख रुपया किसी ने दिया खर्चा करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, वैसे हमारा ही पैसा 2% है, इसमें से मैंने सिर्फ CSR में कितना खर्चा किया, तो मैंने एक्सपेंस में लिख दिया सर 1 लाख खर्चा किया, तो मेरे से पूछा भी जाएगा 1 लाख कहाँ लगा, फिर मैं क्या करूंगा उसका, और जब डिटेल निकली ना तो पता चला मैंने कितना खर्चा किया, फिर मेरे पे सवाल उठेगा 20 खर्चा क्यों नहीं किया। खर्चा करना चाहिए था ना, किसका पैसा है वो, अब मेरा पैसा 2% निकलते ही वो समाज का पैसा है, तो अगर तूने 1 लाख की जगह 80 खर्चा किया तो 20 क्यों नहीं किया उसका रीजन दे। इसलिए यहाँ पे कंटेंट में आपको लिखना है डिटेल ऑफ मनी स्पेंड ऑन CSR ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पक्की बात है। ओके आगे, इन केस द कंपनी हैज फेल्ड टू स्पेंड द 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, रीजन देयरऑफ। अगेन आपने देना ही भूल गए, आपने 2% दिया ही नहीं, जो भी था निकलता था नहीं निकलता था आपको देना था और आपने नहीं दिया, तो आपको खड़े होकर क्या देना पड़ेगा उसका, कि आपने CSR क्यों नहीं किया। जब आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा था, जब आपका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा था, आपका प्रॉफिट 5 लाख से ज्यादा था, तो आपको देना था ना, तो आपने क्यों नहीं दिया उसका रीजन दो। बात समझ में आ रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, क्या ये पेपर में आ गया और आपने कंटेंट सीक्वेंस में लिख दिया। थ्योरी में मार्क्स कटते हैं लेकिन इस टाइप के आंसर के मार्क्स नहीं कटते, क्योंकि इसमें आपने कंटेंट बताया ना कि पहले क्या दिखाना है आपके प्रोजेक्ट के बारे में,
फिर उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा है, कमेटी मेंबर, वो आपको रिपोर्ट में बताना है कौन कौन कमेटी मेंबर है। फिर आपको क्या बताना है, आपके 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट। सर प्रॉफिट आ गया तो आपने उसको कहाँ खर्चा किया वो बताओ, खर्चे को डिटेल में बताओ, और अगर आपने खर्चा नहीं किया है तो उसका रीजन दो। समझ में आ गया? इसके बाद कुछ है क्या, कंटेंट है और हो गया ना? तो ये हमने क्या पढ़ा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ स्कोप ऑफ सीएसआर, लेकिन पेपर में स्कोप के अंदर जो पॉइंट्स है ना उसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है, डेफिनेशन डिफाइन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो अपने आप में क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा रहा हूँ, टॉपिक को करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, उसके बाद आगे बढ़ू। नेक्स्ट बी पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है सीएसआर कमेटी। अभी हम लोग बार बार बोले ना मेंबर्स होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, तो सीएसआर मेंबर्स के बारे में क्या लिखा है वो देखो। द सीएसआर कमेटी विल कंसिस्ट objectives consist of 4 directors who shall meet at least twice in a year to discuss and review the CR activity and policy। कंपनी बराबर CSR को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, इस पे वॉच, इस पे मॉनिटर कौन रखेगा, कंपनी के कमेटी मेंबर। और कमेटी मेंबर किसको बनाया जाता है, टोटल 4 डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉय, टीम लीडर, मैनेजर CSR में नहीं आते। कौन संभालता है वो, कंपनी के डायरेक्टर्स। वो कितने होने चाहिए, कम से कम 4 होने चाहिए। Okay, the CSR committee will recommended a formal CSR policy and will recommend particular CSR activity, prepare a budget, describe how the company will implement the project and establish a transparent means to monitor progress। यानी आपको CSR करना है तो 3 स्टेप में हो जाता है। सबसे पहले क्या तैयार करो, वही हमारा 2% हम क्या क्या खर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे हाउ द कंपनी विल, किस टाइप में उसको खर्चा करेंगे। भाई समाज में पेड़ पौधे लगाएंगे, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल में लगाएंगे, या गवर्नमेंट को टैक्स टाइम पे भरेंगे, बहुत सारी चीजें। उसके बाद स्टैब्लिश ट्रांसपेरेंट मीन्स टू मॉनिटर। अब जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है उसको चाहिए कि वो जो भी काम करे ट्रांसपेरेंटली करे, ताकि हम उस पर क्या कर सके, नजर रख सके। बात समझ में आ गई? बहुत छोटा सा पॉइंट है, तो डिफाइन में आ सकता है, कहाँ आ सकता है, पढ़ लेना अच्छे से, सेम लिख के आएंगे। उसके बाद क्या है, सीएसआर एक्टिविटी। हम बोले क्या होती है सर सीएसआर एक्टिविटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, ये आपको इन डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आई थिंक ये बड़ा पॉइंट है, 10 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, तो आप सीएसआर एक्टिविटी को पेपर में अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जैसा यहाँ लिखा है आप सेम लिख सकते हो, 10-15 वर्ड याद कर लो। चलो देखते हैं व्हाट इज सीएसआर एक्टिविटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पढ़ाने से पहले ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो, तो सब लोग करेंगे। आपका जब पेपर खत्म होता है ना, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है जो आप भी अप्लाई, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, वो तो बिजनेस एथिक्स के अंदर लिखा गया है, बड़ी सबके लिए, सारे वुमेन्स के लिए। सबसे पहले एथिक्स क्या लिखा हुआ है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, रीड कर लेना। इरेडिकेशन हंगर, व्हाट डू यू मीन बाय इरेडिकेशन, कमी, क्या बोला, यानी कि इंसान भूखा है, बहुत भूखा है, कुछ खिला दो तो उसकी भूख में कमी आ गई, यानी हमको भूखे लोगों को खाना खिलाना है। उसके बाद पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, अच्छे खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड मत खाओ। प्रोमोटिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन एंड मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कोशिश करो कि हमारे हेल्थ के लिए जो भी जगह पे हम जाते हैं वो सैनिटाइज हो, क्या हो, मतलब क्लीन होना चाहिए ना। अभी कोरोना बोल रहा तो हमको बोला गया था ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, दूर एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहो, दैट इज सैनिटेशन, आपको क्लीन करना है। अच्छा मैक्सिमम क्लीननेस क्या होना चाहिए पता है, हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, घर में भी होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए, लेकिन सबसे वहाँ पे पेशेंट लोग आते हैं ना, बीमार लोग आते हैं, तो उसको तो क्लीन करना कंपलसरी है, दैट इज कॉल्ड सैनिटेशन। तो ये क्या है पता है, सीएसआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये, मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग, पानी अच्छा मिलना चाहिए। अगर आपने पानी खराब पी लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, पेट दुखता है, इंसान बीमार पड़ जाता है, सिर्फ और सिर्फ खराब वाटर सप्लाई करने पे, जो कि बिजनेसमैन ही कर रहा है। दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला पॉइंट समझा, इसमें मैंने 5-6 वर्ड पढ़ा है, ये आपको आसानी से याद होगा। भूख मिटाओ, गरीबी भगाओ, अच्छा खाना खाओ, सेहतमंद रहो। सेहतमंद कैसे रहेंगे, क्लीनेस होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, और उसी के साथ पानी कैसा पियो, साफ पानी पियो, मिलेगा तो पिएगा ना, अपन जैसा मुंह लगा लेते, हट रहे, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी पे आ जाते हैं, प्रोमोटिंग एजुकेशन। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी चीज क्लिक होगी दिमाग में,
कि जब हेल्थ सही होगी ना तो इंसान एजुकेशन की बात करेगा। आपको हमेशा बोला जाता है, मैं पहले दिन से बोलता हूँ कि बीमार वगैरह हो तो क्लास नहीं आने का, अगर सच में बीमार हो तो। अपन टेस्ट वाले दिन बीमार पड़ते हुआ लगे, नॉर्मल अगर बीमार हो तो आप लोग क्लास आओ, अगर मुझे दिखा बीमार हो मैं आपको घर पे भेज देता हूँ। क्यों? बिकॉज माइंड में क्या है, पहले से सेट है कि अगर हेल्थ है तो एजुकेशन है, वरना पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है। तो बाद में आप एजुकेशन पे लिखना, प्रोमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इनहेंसिंग वोकेशन स्किल्स स्पेशली अमंग चिल्ड्रन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज मैं इस बार करने वाला हूँ, आपके लिए करने वाला हूँ। मैक्सिमम बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं फ्रॉम उर्दू मीडियम, और हर बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है, वैसे बहुत कुछ कमी है आपके अंदर। एक होता है पर्सनैलिटी, अगर आपको कहीं पे खड़ा किया जाए, जैसे आप आज खुद जब इंस्टाग्राम को या अपने यूट्यूब चैनल को रील्स करते हो और उसको फॉलो करते हो और उसको स्क्रॉल करते हो, तो आप देखते हो आप ही की उम्र का बच्चा क्राउड के अंदर खड़े होकर क्या स्पीक कर रहा है, और आपको देख के ऐसा कभी कभी समहाउ कभी कभी ऐसा होता है, यार क्या बात है, क्या इंग्लिश बोलता है, काश मैं भी ऐसी इंग्लिश बोल सकता। तो क्या उसको इंग्लिश ऐसे ही आ गई? नहीं, उसका माहौल, उसका इन्वायरमेंट, उसकी कोचिंग, उसका क्लास, उसका कॉलेज वैसा था जहाँ पे उसने उस चीज पे हार्डवर्क किया और उसको वो चीज बोलने के लिए आई, तो वो सीखा होगा ना। सीखना पड़ता है। हम इंडियन से, हमारी मेन जबान जो है, मादरी जबान है, वो हिंदी है। हम बाय डिफॉल्ट हिंदी नहीं बोलते, या अगर हम मराठी फैमिली से है तो मराठी भी हमको आ जाती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इन्वायरमेंट से ही आती है ना। किताब आपको कभी भी इंग्लिश बोलना, ग्रामर सीख रहे, हेल्पिंग वर्ब सीख रहे वगैरह, बहुत कुछ सीख रहे हैं आप लोग, लेकिन उससे इंग्लिश आई नहीं है। क्यों? इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोल नहीं रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? कोर्स करना पड़ेगा, जो वोकेशनल कोर्स है। और मैं आपके जब पेपर्स हो जाएंगे तो मैं ये कोर्स अनाउंस करने वाला हूँ। मैंने पर्सनली एक बोरीवली के इंग्लिश स्पीकिंग ब्रांच से टाई अप किया है, आई प्रॉमिस करके। कभी पढ़ना, फ्री होकर पढ़ना, भी नहीं पढ़ना, आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस प्रॉमिस करता है कि वो इंग्लिश सिखाएगा नहीं, इंग्लिश बुलवाएगा। तो मैं खुद वहां पे विजिट किया। अब मेरी मीटिंग है उनके साथ अंधेरी के ब्रांच पे, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तो मैं आपको ऐसा कोई कोर्स नहीं दूंगा जिससे हमारा पैसा वेस्ट हो, टाइम वेस्ट हो, सीखने ना मिले। मुझे बिलीव हो गया कि वो लोग सच में तुम लोग के मुंह से इंग्लिश निकलवा सकते हैं, तो मैं उनके साथ टाई अप करूंगा और मैं आपको अप्रोच करूंगा। ठीक है? ये जो कोर्स होगा ये सिर्फ 12th के बच्चों के लिए अलग से स्पेशल कोर्स होगा। उनका प्रॉमिस है कि वो 4 महीने में सिखाएंगे। कितने महीने में? मैं बोलूंगा 5 महीना दिया। कितना दिया? 3 महीने में तो वो गारंटी ले लेते, उनकी तरफ से चौथा महीना एक्स्ट्रा है और हम लोग 5वां महीना, बराबर। हम लोग एक और ज्यादा पड़ेंगे। तो जब मैं उनसे बात करूंगा तो मेरे ध्यान में आपकी इमेज सामने रहती है, तो मैं उस हिसाब से उनसे डील करूंगा कि मेरा बच्चा 0 बटा सन्नाटा है, उसको माया सेल्फ भी नहीं आता है। अब तो मेरे को बताए सिखाएंगे क्या? फिर उनकी लेगेसी, उनकी ताकत, उनकी पावर जब हम आंखों से देखेंगे फिर उनको यहाँ पे बुलवाएंगे। तो मैं भी ये हफ्ते बुलवाने वाला था आपसे मिलाने को, बट सब हाउ अपने को शिफ्टिंग का मसला आ गया। दिखाऊंगा, ये बुलाऊंगा कहीं और तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं बोला चल उसको बोल देते। लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए, जैसे ही छुट्टी पड़ेगी आपका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वोकेशनल कोर्स ज्वाइन करना। इधर इट इज इंग्लिश स्पीकिंग और इधर इट इज कंप्यूटर, ये 2 चीज पे काम करना। तीसरी चीज पंचायत तो आपने साल भर किया ही है और आपको वो रोक भी नहीं सकता हूँ मैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वोकेशनल स्किल्स। एजुकेशन इज डिफरेंट एंड स्किल इज डिफरेंट। ये आपका एजुकेशन है, आप बोर्ड के रिजल्ट लोगे वो एजुकेशन में आ गया, लेकिन उसके बाद का क्या? उसके बाद कुछ नहीं आता है, सन्नाटा है अभी भी। स्किल सीखना है। क्या सीखना है? ठीक है। स्पेशली अमंग फॉर वुमेन्स, elderly and the differently abled and livelihood enhancement project। वुमेन से मैंने क्या किया पता है? हमने क्या किया है, आई प्रॉमिस वाले से टाइप करते समय हमने बोला है मैं एक बैच बनाऊंगा पेरेंट्स का। किसका बैच रहेगा? आज के पेरेंट्स को भी इंग्लिश बोलना आना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा जब अच्छी स्कूल में जाएगा, वहां पे खड़ा हुआ प्रिंसिपल, वहां पे खड़ी हुई टीचर, वहां पे होने वाली मीटिंग्स, वहां पे मिलने वाले प्रोजेक्ट्स सब इंग्लिश में होंगे। कैसे होंगे? अब छोटा बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता है, करना पेरेंट्स को ही पड़ता है। तो पेरेंट्स को क्या आना चाहिए? इंग्लिश। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट्स के लिए भी एक कोर्स को चलाएंगे। तो आपके पेरेंट्स अगर इंटरेस्टेड है, मेरे पास बोलते ही 5 पेरेंट्स ने एडमिशन लिया। कितने लिया? जिनके बच्चे सेंट जूस में, सेंट एंड्स में जाते हैं ना, वहाँ पे सब कुछ अच्छा। इंग्लिश का चाइनीज भी आ गया, बोला इंग्लिश तो सीखा। ओके, पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने हेल्थ के ऊपर बात किया, दूसरा पॉइंट मैंने एजुकेशन पे बात किया। अब थर्ड पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड मोर्टेलिटी? आप पढ़ना कभी इसके बारे में, एकदम आसान में बता देता हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 5 साल होने से पहले पहले मर जाते हैं,
4 साल के हो गए, 4.5 साल के हो गए, लेकिन अचानक मर गए। पता नहीं क्या क्या उसको खराब पानी मिला, क्या उसको क्लीन प्लेस नहीं मिली, वो मर कैसे गया बच्चा। तो उसकी मरने की वजह कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट होता है, जो मैं और आप ही खराब कर रहे हैं, जो बिजनेस ही खराब कर रहे हैं। कैसे वो मर गया, तो हमको ध्यान देना होता है कि अगर बच्चे 5 साल के होने से पहले पहले मर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस रेट को कम क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। क्यों मरे पता लगाओ, पहली चीज। उसके बाद एंड इम्प्रूविंग maternal health by providing good hospital facility and low cost। इंसान की मौत को कम करो, उसके बाद हॉस्पिटल को अच्छा रखो तो जिंदा रहेगा, और हॉस्पिटल में मिलने वाली दवाई कैसी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इंश्योर। ए व्हाट यू मीन इंश्योरिंग? इंश्योरिंग का मतलब ध्यान रखना, इंश्योरिंग का मतलब ध्यान रखना। किस पे ध्यान रखना है? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है जंगल, प्लांट्स। क्या होता है? प्लांट्स एंड, जंगल में क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। तो जितने भी दरख्त पौधे हैं और जानवर है, उन सबको मिला के जो जंगल दिखता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। फ्लोरा एंड फौना, एनिमल्स वेलफेयर, एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सॉइल। ए मुतल्लिब, सॉइल का मतलब बता ना, खड़े हो ना, जल्दी बता। अगर तुझे अपने देश की मिट्टी से प्यार है तो मतलब बता दे, खड़े हो, खड़े हो। अगर तुझे अपने देश की मिट्टी से प्यार है तो सॉइल का मतलब बता। देखो सवाल मतलब तो दिमाग है ना, देश की मिट्टी बोल रहे ना। सॉइल का मतलब मिट्टी होता है। क्या होता है? मिट्टी। एयर एंड वाटर। जब बड़े बड़े लेवल पे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, ऐसे सवाल फेंके जाते हैं और उसका जवाब हम लोग कुछ अलग ही सोच रहे होते हैं। क्या बोल रहा है, क्या देश की मिट्टी से प्यार है, देश में सॉइल का मतलब मिट्टी। ठीक है, बत्ती जलाने का। ओके, पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉयमेंट इनहेंसिंग वोकेशनल स्किल्स। मैंने अभी बोला कि भाई आपके पास काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको आने वाले जमाने में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने आनी चाहिए। आज तो वो काम कर रहे हैं, आने वाला टाइम एआई का हो जाएगा। तो मुझे और आपको चाहिए कि अगर हमको अच्छा जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन इज नॉट इनफ फॉर अर्निंग मनी, एजुकेशन इज ओनली फॉर नॉलेज। पैसे कमाने के लिए नहीं है। नॉलेज होती है तो इंसान पुलिस चौकी में जाके बात करता है, नॉलेज होती है तो इंसान हॉस्पिटल में जाके बात करता है, नॉलेज होती है तो इंसान एडमिशन के टाइम पे कॉलेज या स्कूल में जाके बात करता है, लेकिन उससे कोई पैसा नहीं बनता है। तो एजुकेशन किसके लिए होता है? हमेशा नॉलेज के लिए, लेकिन पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए? बात समझ में आ गई? ओके, मेजर्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ आर्म फोर्स, आर्म फोर्स वेटरनेंस, वेटरनेंस, वेटरन्स, वेटरन्स। ठीक है, वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंस। ये सही बात है ना, हमारे जो देश में जो आर्मी होती है हमारे लिए, जो देश पे रक्षा कर रही है, और आपको भी पता नहीं कि जंग कब होती है, बम कब, हमको तो सुबह मालूम पड़ता है कि वहां पर बम गिरा, 2 शहीद मारे गए। कहाँ गिरा कुछ भी नहीं पता अपने को, बस रील चलती रहती है तो डांस के बाद एक आ जाता है कि आर्मी वाला का शहीद हो गया, उस पर गाना चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमको ध्यान देना है कि अगर कोई जवान इंसान मर गया तो उसके घर में बाल बच्चे बीवी सब होती है, माँ बाप होते हैं, उनका क्या होता होगा। अपने पे कभी लेके सोचो कि भाई अचानक हमारे अब्बा अगर आई नहीं और खबर आ गई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपके ऊपर क्या बीतेगी। तब आपको फील होगा कि उस आर्मी वाले की फैमिली पे क्या फील होता है। तो हमको उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा उनके लिए? बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़े। गवर्नमेंट देती भी है, कुछ बेनिफिट्स देती है। तो आर्मी चाहे जिंदा है, काम तो देश के लिए, कभी भी मर सकता है, तभी भी दो, या फिर अगर वो मर गया तो उसकी विडो को दे दो, उसकी विधवा को दे दो, एंड देयर डिपेंडेंट्स, उसके बाल बच्चे माँ बाप को दे दो। तो ये भी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 6 हो गए। सबसे पहले हमने किस पे पढ़ा? हेल्थ पे। फिर हमने किस पे पढ़ा? एजुकेशन पे। फिर हमने किस पे पढ़ा? चाइल्ड के ऊपर पढ़ा। उसके बाद इन्वायरमेंट के, फ्लोरा एंड फौनी के बारे में पढ़ा। उसके बाद स्किल्स के बारे में। उसके बाद तो 7 हो गए ना, ये तो 6 ही हुआ। ओके, 7वां, ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स। सही बात है, हमारे देश के गेम को हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, बढ़ावा देंगे, बढ़ावा देंगे, हम्बल हो जाते हैं,
बढ़ावा देंगे, ठीक है, प्रोमोट करेंगे, इंग्लिश बोलते रहे, समझता नहीं करेगा, बढ़ावा, ट्रेनिंग टू प्रोमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स, नेशनल मतलब इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या, जरा मुझे बताना, बड़ा हम क्रिकेट देखते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 8, कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अबे रीड मत करो, सिर्फ रीड करने को चाहिए, इसके बारे में पढ़ लेना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है जो किसकी तरफ से सीधा मिल रहे हैं हमको, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और एनी अदर फंड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलीफ एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। क्या मतलब है, यहाँ बिजनेस एथिक की बात है, इसी बात चल रही है, मैं बिजनेसमैन हूँ, ये गवर्नमेंट है, मैं बिजनेसमैन हूँ, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, रिलीफ फंड, क्या बनाया है, एनपीओ पढ़े ना अपन ने, वहाँ पे एनपीओ में क्या होता है, लोगों की मदद की जाती है, मदद करने के लिए पैसा लगता है, सब्सक्रिप्शन लगता है, मेंबरशिप फीस लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है, गवर्नमेंट भी यही कर रही है। तो मैं बिजनेसमैन क्या कर सकता हूँ, अगर अकेले सीएसआर नहीं कर सकता तो मैं किसको ज्वाइन कर लूँ, किसी गवर्नमेंट पार्टी को जो पहले से लोगों का भला कर रही है, और मैं अपने पास से उनको क्या दूं, फंड दूं। बात समझ में आ गई? ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 9 क्या है, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? अम्बुजवाड़ी, भाई अम्बुजवाड़ी एक ऐसा एरिया है आज की डेट में, बता दे रहा हूँ अभी से, अगर आपके घर में बहुत सारा पैसा है डैडी अम्मी के पास, वहां पे जाके प्रॉपर्टी खरीद ले। अपने बीच में तो डिस्कशन होना भी चाहिए, कॉमर्स वाले को, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो माड़ा छोड़ो, 1 नंबर 7 नंबर छोड़ो, अम्बुजवाड़ी कोने में है ना, लेकिन आने वाले टाइम में वो पहला रहेगा। वहां से ऐसा रोड निकला, अंधेरी पहुंचे, रोड निकला, माहिम पहुंचे, सीधा। तो जब रोड हमारे पास से जल्दी निकलता है तो वैल्यूज बनती, क्या बनती है, क्या बोल रही है, क्या करती है, ऐसा बोल रही है उसको, हाथ में बातें लेके जाके मुंह में डाल, अरे डेंजर है तुम लोग, छोड़ दो, अम्बुजवाड़ी डेवलप है, हम कुछ और बनाएंगे, रूरल डेवलपमेंट मुतल्लिक प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। लास्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, जो स्लम एरिया होता है उसको क्या करेंगे हम लोग, डेवलपमेंट करेंगे। ये 10 थे, 10 एक्टिविटीज थी, क्या थी, कौन सी एक्टिविटीज है ये, CSR एक्टिविटीज है, याद रहेगा, एक बार रीड कर लेना, जो लिखा गया है वो आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अलोकेशन ऑफ फंड्स, अलोकेशन ऑफ फंड्स, अलोकेशन का मतलब होता है पैसे को सही तरह से अलोकेट करना, यानी सही तरह से इस्तेमाल करना, सही तरह से यूज करना, उसी को अलोकेशन कहते हैं। द कंपनी would spend not less than 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year. The surplus arising out of the CSR activity will not be a part of बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको ऑन से लिख सकते हो। आपने क्या बोला कि सर आपको CSR करना है, CSR करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा, कौन सा पैसा, लास्ट 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट, उसका कितना परसेंट, तो आपने 2% खर्चा किया, ध्यान देना, आपने क्या किया, 2% खर्चा किया, एक स्कूल में गए, वो स्कूल में स्टूडेंट्स को भी बुलाया और पेरेंट्स को भी बुलाया, और वहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया बुक्स, क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया, अब बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले खरीदना पड़ेगा, तो आप बुक्स लेने के लिए कहाँ चले गए, एक स्टोर पे चले गए, कहाँ चले गए, वहां पे अपने 2% को यूज किया, स्टोर वाले ने बोला इतनी बुक क्यों लेके जा रहे हो सर, तो उसने बोला हम CSR करते हैं, समाज की खिदमत करते हैं, और हम एक स्कूल में जा रहे हैं और वहां पे हम बच्चों को, पेरेंट्स को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीजें। बुक्स वाले को सुन के बड़ा अच्छा लगा, उसने बोला सर एक काम करो, पूरा 2% यूज मत करो, 1.9% मुझे दे दो, 0.1% मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये फायदा हो गया, क्या हो गया, और वो जो प्रॉफिट हुआ ना वो भी आपका, यहाँ पे ये लिखा गया है, द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR activity will not be a part of business profit of the company। यानी मैंने आपको जो भी एग्जांपल दिया कि भाई हमने 2% खर्चा करने का सोचा स्कूल पे, मैं बुक्स लेने गया, बुक्स वाले ने जब मेरा आइडिया सुना और मेरी मनसा सुना तो मुझे क्या बोला कि 2% पूरा देने की जरूरत, तो उसने मेरे से डिस्काउंट पे पैसा लिया, तो ये पैसा मेरा, इसको मुझे फिर से कहाँ यूज करना है, CSR में।
बात समझ में आ गई? पक्की बात है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट आई थिंक सो, लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, क्या बात है, नॉन कंप्लायंस ऑफ सीएसआर एक्टिविटी। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने सीएसआर एक्टिविटी को फॉलो नहीं किया, नॉन कंप्लायंस, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कंप्लायंस? किसी चीज को ना मानना, किसी चीज को ना फॉलो करना। तो उससे क्या होगा, देखो क्या होगा। देयर इज नो स्पेसिफिक पैनल प्रोविजन फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट। क्या बोला कि सेक्शन 135 में ऐसा नहीं लिखा गया है किसी भी चीज के बारे में कि अगर कंपनी नहीं फॉलो करेगी तो कुछ पनिशमेंट है, कुछ नहीं लिखा गया है। आगे बोला है, however non-disclosure or absence of the details about the CSR policy and its implementation in the board report would attracted penalties। हाँ, ये जरूर बोला गया है कि अगर आपने CSR किया लेकिन उसमें रॉन्ग रिपोर्ट दे दिया, रॉन्ग कमेटी मेंबर बना दिए, रॉन्ग एक्सपेंस दिखा दिया, तो रॉन्ग चीज दिखाने पे आपको पेनल्टीज है। क्या है? पेनल्टीज है। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंग द ड्यूटी ऑफ CSR would attracted a fine of not less than 50,000। मैं तुम लोग से 10 रुपए मांग रहा था, सबने देने से इनकार कर दिया। खाने के लिए नहीं मांग रहा था, क्या मांग रहा था? फाइन। क्यों मांग रहा था? क्योंकि आपने रूल ब्रेक किया था ना। तो देखो, ये रूल्स बनाया इसलिए जाता है और रूल्स डिफिकल्ट इसलिए किया जाता है। 50,000 नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बड़ा अमाउंट ही है। आपको फाइन पड़ेगा तो इससे अच्छा 2% निकाल के खर्चा कर दो, राइट? 50,000 कितना देना पड़ेगा अगर आपने रॉन्ग रिपोर्ट तैयार की, विच में एक्सटेंड टू रुपीज 25 लाख, यानी उसका जो पेनल्टी है 50,000 से लेके कहां तक है? 25 लाख। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो वो आप पे डिपेंड करता है। एंड एवरी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी इज डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इन इम्प्रिजमेंट। पैसा तो देना पड़ेगा, साथ में जेल भी जाओ, तो जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, किसको जाना पड़ेगा? जो कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं उनको पनिश किया जाएगा जेल के अंदर, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन विच शाल नॉट बी लेस देन ₹50,000 विच में एक्सटेंड ₹5 lakh और विथ बोथ। तो कुल मिला के लास्ट वाले पॉइंट में ध्यान में रखना, नॉन कंप्लायंस को फॉलो नहीं करने का कोई टेंशन नहीं है, कोई पेनल्टीज नहीं है, लेकिन आप फॉलो करते हो, झोल झपाटे वाला फॉलो करते हो तो आपको पेनल्टीज है। क्या है? साथ में क्या मिलेगी? स्पेशल जेल मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारा अच्छा समझ में आ गया। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, छोटी सी समरी देख लो। हमने नीड्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, ओनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, सोसाइटी। सबके सब वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं किसको बोलता हूँ? जिसमें पॉइंट ज्यादा है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। 8 पॉइंट 10 पॉइंट जिसमें क्वेश्चन में होते हैं वो मेरे लिए क्या होते हैं? IMP होते हैं। उसके बाद हमने बिजनेस एथिक्स आज पढ़ा, सोशल मोरल भी आज पढ़ा, एंड CSR पढ़ा, और चैप्टर हमारा क्या हो गया? वाइंडिंग अप हो गया।